गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछले लेसन में अपन ने पिछले क्लास में बात कर रहे थे किसी मेंडल के नियमों की, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और अगला पॉइंट देते हैं मेंडल के नियमों का महत्व। इंपॉर्टेंट ऑफ मेंडल्स लॉ। अब मेंडल ने अपने प्रयोग के द्वारा या प्रयोगों द्वारा मेंडल से जो पूर्ववर्ती जितने भी वैज्ञानिक थे उन सभी वैज्ञानिकों के नियम व सिद्धांतों को अपने प्रयोग की सहायता से क्या कर दिया गया था, नकार दिया गया था। क्योंकि मेंडल से पहले वाले वैज्ञानिकों ने वंशानुगति से संबंधित जो भी सिद्धांत का नियम प्रस्तुत किए थे उनका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं था। वैज्ञानिक आधार नहीं होने के कारण मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा अपने पहले से जो वैज्ञानिक थे उनके तथ्यों को क्या किया था, नकार दिया। अब उस समय जब मेंडल ने ये नियम प्रस्तुत किए थे तो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए थे इन नियमों को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय प्रचार प्रसार के संसाधन कम थे और दूसरी बात जितने भी वैज्ञानिक थे वो सारे वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांत पर या डार्विन की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ध्यान आकर्षित कर रखे थे। और तीसरी बात, मेंडल ने जो गणितीय आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो उस समय के वैज्ञानिकों के पहुंच से क्या करता, दूर। तो मेंडल को सफलता कब मिली? तो मेंडल की सफलता मिली सन 1900 में, जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई। खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे? हुगो डीविस, कार्ल लोरेंत्ज और शेरमैन। अपने टॉपिक लिया है मेंडल के नियमों का महत्व है। टॉपिक क्या लिया गया? मेंडल के नियमों का महत्व है। अब मेंडल के नियमों की पुनः खोज होने के पश्चात जो बाद के वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों ने मेंडल के तीनों नियमों का उपयोग करके जीवों में पाए जाने वाले प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों की क्या की बड़ा पहचान की। तो मेंडल के नियमों में पहला महत्व क्या करेगा? वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का उपयोग करके जीवों में पाए जाने वाले प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों की क्या की पहचान। दूसरा, मेंडल के नियमों का उपयोग करके जीवों में पाए जाने वाले या एक ही वंश में पाए जाने वाले, मेंडल ने क्या कहा था, दूसरा उपयोग क्या करता रहे? वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का उपयोग करके एक ही वंश में पाए जाने वाले उत्तम लक्षणों को एक ही जाति में लाए। तीसरा, वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का या मेंडल की संकरण पद्धति का उपयोग करके नियमों का उपयोग करके पादपों में अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, अधिक उत्पादन देने वाली तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव करने वाली उत्तम किस्मों का क्या निर्माण करें। तो इंपॉर्टेंट में कैसे याद रखोगे? मेंडल के नियमों का महत्व। इससे पहले तो अपने पास टॉपिक आया था, उसमें पर्टिकुलर अपन ने जो 3 नियम दिए थे, कौन से? प्रभाविता का नियम, दूसरा विसर्जन का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इन तीनों नियमों को अलग अलग महत्व होता था। अब अपन तीनों नियमों का सामूहिक महत्व बता रहे हैं। सामूहिक महत्व में अपन क्या बता रहे हैं? वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का उपयोग करके जीवों में पाए जाने वाले प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों की क्या की बड़ा पहचान की। दूसरा, वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम को अप्लाई करके या मेंडल की संकरण पद्धति को अप्लाई करके एक ही वंश में पाए जाने वाले उत्तम लक्षणों को एक ही जाति में लाए। तीसरा, मेंडल के नियमों का उपयोग करके संकर पद्धति द्वारा हाइब्रिड प्रोसेस द्वारा
वैज्ञानिकों ने पादपों में अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों, अधिक उत्पादन वाली किस्मों, अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्मों का क्या किया विकास किया। आज जो हाइब्रिड प्लांट काम में ले रहे हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? मेंडल के नियमों का उपयोग करके वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई हाइब्रिड प्लांट। इसके अलावा मेंडल के नियमों का उपयोग जंतुओं में भी हुआ। जंतुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी इत्यादि में उत्तम नस्लों का निर्माण किया। इन उत्तम नस्लों में इनकी उत्पादन क्षमता अधिक है, इनकी प्रजनन क्षमता अधिक है। इसके अलावा अगर 500 महत्व की बात करें तो वैज्ञानिकों के द्वारा मेंडल के नियमों की सहायता से जो आनुवंशिक दोष है उन आनुवंशिक दोष का जीन थेरेपी द्वारा, जीन थेरेपी क्या है? किसी दोष को जीन का सही जीन के द्वारा क्या करना, रिप्लेसमेंट करना, क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। तो मेंडल के नियमों का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने जो आनुवंशिक दोष है उन आनुवंशिक दोष का क्या कहना है? जीन थेरेपी द्वारा उपचार करना शुरू किया। इसके अलावा वर्तमान समय में मेंडल के नियमों की सहायता से वैज्ञानिक उत्पन्न होने वाली संतति के जीनोटाइप का क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। ये क्या होगा? मेंडल के नियमों का महत्व है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेंडल के नियमों में महत्व में पहला महत्व क्या है बेटा? वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का उपयोग करके जीवों में पाए जाने वाले प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों को पहचाना। दूसरा महत्व क्या है? वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की सहायता से एक ही वंश में पाए जाने वाले उत्तम लक्षणों को एक जाति में स्थानांतरित किया। नंबर 3, मेंडल के नियमों की सहायता से पादपों के अंदर अधिक उत्पादन देने वाली, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने वाली उन्नत पादप किस्मों का निर्माण किया। इसके साथ पादपों के साथ साथ जंतुओं के संदर्भ में भी उन्नत नस्लों का निर्माण किसके अंदर? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी इत्यादि में किया। इन उत्तम नस्लों के प्रजनन क्षमता को सुधारा, इनकी उत्पादक क्षमता को सुधारा। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों ने जो आनुवंशिक दोष है उन आनुवंशिक दोष को मेंडल के नियमों की सहायता से जीन थेरेपी द्वारा उपचारित करना शुरू किया तथा मेंडल के नियमों की सहायता से वैज्ञानिक वर्तमान समय में उत्पन्न होने वाली संतान की जीनोटाइप का उत्पन्न होने से पहले ही क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। ये मेंडल के क्या है? नियमों का महत्व है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आपने सिलेबस में दे रखा है। नंबर 5 अगला क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है मेंडल की सफलता के कारण। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? तो एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है और वास्तविक रूप से आपको इस पॉइंट को ध्यान से सुना है। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? तो नंबर 5 पहली सफलता कारण बना मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चयन करना ही मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। अब मेंडल की सफलता का कारण में से सबसे मूल कारण क्या है? मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चयन करना ही अपने प्रयोग के लिए उसकी सफलता क्या बन गया? कारण बन गया। कारण क्यों हो गया? क्योंकि मेंडल ने मटर के अंदर जिन 7 जोड़ी विप्यासी समूह वाले
लक्षणों का क्या क्या था, चयन किया था। उन 7 लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जिसके कारण मेंडल द्वारा जो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया था, वे लक्षण किसको प्रकट नहीं करते बेटा, सहलग्नता को प्रकट नहीं करते हैं। सहलग्नता क्या है, आगे वाले नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट अपन करता है कि मेंडल की सफलता का कारण क्या है। उसमें पहला कारण क्या है, मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चयन करना ही मेंडल की सफलता का मूल कारण बन गया। क्यों बना मूल कारण, क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के जिन 7 जोड़ी न्यूक्लियासी लक्षणों का चयन किया था, वो 7 लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन कहां के था, अलग अलग गुणसूत्र पर थे, जिसके कारण वो क्या प्रकट करते हैं, सहलग्नता प्रकट नहीं करते हैं, जिसके कारण वे 7 लक्षण स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन करते हैं। यदि सहलग्नता पाई जाती है तो वो लक्षण स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब सहलग्नता क्या है, जस्ट आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ दूसरा मटर के पादप का चयन करने का महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हुआ कि मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का चयन किया था, उसमें एक समूह क्या था, प्रभावी, और दूसरा क्या था, अप्रभावी था। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे अनेक ऐसे लक्षण हैं जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के नियमों का पालन नहीं होता है। मेंडल की सफलता का दूसरा कारण, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशानुगति का क्या किया बेटा, अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशानुगति का ही अध्ययन किया, जो उसकी सफलता का दूसरा कारण बना। तीसरा, मेंडल ने जिन कोणों का चयन किया था वो शुद्ध वंश को दर्शा रहे थे, अर्थात कौन सी अवस्था में थे, समयुग्मजीव अवस्था में थे, और समयुग्मजीव अवस्था में होने के कारण प्रभाविता का नियम लागू हो गया। फिर इसके पश्चात चौथा, मेंडल ने लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन एक पीढ़ी तक न करके पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात F2 F3 पीढ़ी तक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया। जो इससे पहले वाले वैज्ञानिक थे, वो केवल लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन कहां तक कर रहे थे, F1 पीढ़ी तक ही कर रहे थे। लेकिन मेंडल ने F1 पीढ़ी के 50 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन कहां किया, F2 F3 पीढ़ी तक वंशानुगति का अध्ययन किया, जिसके कारण मेंडल को अपने प्रयोग में क्या करने की सफलता मिल गई। 5वां सफलता का कारण क्या है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनके आंकड़ों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के पश्चात उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सांख्यिकीय विश्लेषण करने के कारण मेंडल को क्या मिल गई थी बेटा, सफलता मिल गई थी। ये मेंडल की सफलता के राज थे या कारण थे। अब अगला पॉइंट आता है बेटा मेंडल के नियमों में विचलन। मेंडल के नियमों में विचलन या मेंडलवाद में विचलन। अब मेंडल के नियमों में विचलन का अर्थ क्या है, तो मेंडल के बाद के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को मटर के अलावा अन्य जीवों पर, जिसमें पादप भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे, जीवों पर क्या किया, अप्लाई किया, तो वो मेंडल के नियमों का पालन नहीं हुए या पालन नहीं करते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, मेंडल के नियमों में विचलन। तो मेंडल के नियमों में विचलन का क्या हो गया, जब मेंडल के बाद के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को मटर के पादप के अलावा अन्य जीवों पर अप्लाई किए, तो वे लक्षण अन्य जीवों में मेंडल के नियमों का पालन
नहीं करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? मेंडल के नियमों में विचलन कहते हैं। जैसे मेंडल के नियमों में कौन कौन से विचलन थे, उससे कुछ वसानुगति आपके समझ में आती है। तो उसमें सबसे पहला आता है ना अपूर्ण प्रभाविता। पहला विचलन आता है कौन सा? अपूर्ण प्रभाविता। अब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर के पादप में, और मटर के पादप में 7 जोड़ी न्यूक्लियस समूह का चयन किया था, जिसमें प्रत्येक लक्षण में एक समूह प्रभावी था और दूसरा क्या था? अप्रभावी था। अब ये कौन सा नियम गया? प्रभाविता का नियम। तो मटर में मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का चयन किया था, उनमें प्रत्येक लक्षण में एक समूह प्रभावी था और एक समूह पे अप्रभावी था। अब मेंडल के इसी नियम को किस पर अप्लाई किया गया? मिराबिलिस जलावा, दूसरा नाम है 4-ओ प्लांट के फ्लावर के कलर या रंग की वसानुगति पर अप्लाई किया तो प्रभाविता का नियम का पालन नहीं होता। क्या कह रहे हैं अपन? अपूर्ण प्रभाविता का अर्थ क्या है? तो अपन ने कहा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के 7 जोड़ी न्यूक्लियस लक्षणों पर प्रयोग किए थे, और इन 7 जोड़ी न्यूक्लियस समूह वाले लक्षणों में क्या था विशेष? कि प्रत्येक लक्षण में एक समूह प्रभावी था और एक समूह क्या था? अप्रभावी था। इस घटना को ही अपन कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभावी और अप्रभावी होने के कारण ही F1 की विषम युग्मविधि अवस्था में कौन सा समूह प्रकट होता है? प्रभावी समूह उत्पन्न होता है। अब इस नियम को कौन से प्लांट, मिराबिलिस जलावा या क्लोरोप्लास्ट प्लांट के फ्लावर के रंग की वसानुगति पर अप्लाई किया तो F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों ही समूह प्रकट होकर इन दोनों के बीच का मध्यवर्ती स्वरूप प्रकट होता है। इसका मतलब 4-ओ प्लांट में जो फ्लावर के रंग की वसानुगति है उसमें प्रभाविता का नियम अप्लाई नहीं होता है, जिसे अपने एक विचलन, उस विचलन का नाम हो गया अपूर्ण प्रभाविता। अब अपूर्ण प्रभाविता को आपको ये बात याद रखनी है और डायरेक्टली समझना है और डायरेक्टली परिभाषा याद रखनी है। अपूर्ण प्रभाविता का अर्थ क्या है? जब प्रभावी जीव अप्रभावी जीव पर पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है तो उसके कारण F1 पीढ़ी की विषम युग्मज अवस्था में इन दोनों के प्रभावी और अप्रभावी स्वरूप के बीच का तीसरा स्वरूप प्रकट होता है। तो इस प्रकार की वसानुगति क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभावी। बात को समझो, बात क्या कह रहे हैं? बात ये कह रहे हैं कि मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का जो चयन किया था उसमें प्रत्येक लक्षण के संदर्भ में एक स्वरूप प्रभावी था और एक स्वरूप क्या था? अप्रभावी, जिसके कारण F1 पीढ़ी में कौन प्रकट होता है? प्रभावी प्रकट होता है और अप्रभावी प्रकट नहीं होता। इसी बात को अप्लाई किया किस पर? मिराबिलिस जलावा या क्लोरोप्लास्ट के फ्लावर की रंग की वसानुगति पर अप्लाई किया तो वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि F1 पीढ़ी की विषम युग्मज अवस्था में ना प्रभावी प्रकट होता है ना अप्रभावी प्रकट होता है, बल्कि प्रभावी और अप्रभावी के बीच की अवस्था यानी तीसरा मैट्रिक्स, तीसरा समूह प्रकट होता है। तब इस विचलन का अपने नाम
प्रभावी नहीं होता है तो F1 विषम युग्मजीय अवस्था में, विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी व अप्रभावी दोनों के मध्यवर्ती तीसरा स्वरूप प्रकट होता है, तो इस प्रकार की वंशानुगति को अपन क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभावी। जैसे किसको मिला परीक्षा में, तो आपसे क्या पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनकंप्लीट डोमिनेंस? अपूर्ण प्रभाविता से क्या समझते हो? एक उदाहरण दीजिए, बस इतना आ सकता है, इससे समझ में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको इसका अर्थ होना चाहिए। अर्थ क्या है कि जब प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है तो विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों के मध्यवर्ती कोई तीसरा स्वरूप प्रकट होता है, तो इस प्रकार के वंशानुगति क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। अब देखो जैसे किसमें अपन एग्जांपल दे रहे हैं, मिलापिस ड्रामा या फ्लावर प्लांट में, फ्लावर में दो प्रकार के कलर पाए जाते हैं, एक रेड और एक है व्हाइट। जहां रेड प्रभावी और व्हाइट को क्या अप्रभावी माना गया है। अब संयुग्मजीय रेड और संयुग्मजीय व्हाइट का क्या करेगा? क्रॉस कराएगा। संयुग्मजीय रेड ग्रोवर वाले प्लांट मिलापिस ड्रामा प्लांट का संयुग्मजीय व्हाइट ग्रोवर वाले प्लांट के साथ क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो मेडल के अनुसार F1 विधि में कौन सा कलर आना चाहिए? रेड वाला आना चाहिए, लेकिन ना रेड आता है ना व्हाइट आता है, बल्कि इन दोनों के मध्यवर्ती तीसरा कलर कैसा प्रकट हो जाता है? पिंक प्रकट होता है। कैसा प्रकट होता है? पिंक प्रकट होता है। इसका मतलब ये पिंक F1 कंडीशन में पिंक कलर का आना मेडल की प्रभाविता के नियम का क्या नहीं कराएगा? पालन नहीं करता है, अर्थात उसकी वंशानुगति में कौन सा घटक पाया जाता है? अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। जैसे रेड संयुग्मजीय क्रॉस है, व्हाइट संयुग्मजीय है। अब रेड को किससे शो करेंगे बेटा? आर से। व्हाइट को किससे शो करेंगे? स्मॉल आर से। ये आपके पास क्या हो गए? जनक। क्या हो गया? जनक। अब इसमें युग्मक बना तो क्या आएगा? आर कैपिटल आर। ये हो गया आपके पास डेविड, ये आ गए आर स्मॉल आर। जनरेशन कौन सी आ गई? F1 जनरेशन, क्योंकि जनक अपने कौन सी अवस्था में है? संयुग्मजीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? संयुग्मजीय अवस्था में। तो कौन सी में क्या गई? F1। अब मेंडल के अनुसार तो सारी संतति कैसी प्राप्त होनी चाहिए? प्रभाविता के नियम अनुसार रेड प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहां प्राप्त कैसी हुआ? पिंक। अब पिंक प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर पूर्ण से क्या नहीं है? प्रभावी नहीं है। क्या नहीं हो रहा? प्रभावी नहीं है, जिसके कारण इन दोनों के मध्यवर्ती तीसरा कैसा प्राप्त हो गया? पिंक। अब F1 का किसके साथ? F1 के साथ क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो मेडल के एकल संकट के अनुसार क्या लक्षण प्रारूप करना चाहिए? 3:1 और जिन प्रारूप करना चाहिए 1:2 आना चाहिए। अब ये हो गया आपके पास ना F1 क्रॉस है, F1 ये जनक हो गया किसके लिए? F2 के लिए। लिमिट बनाओ, क्या बनेंगे? R स्मॉल r, और इसमें भी कैपिटल R और स्मॉल r। अब क्रॉस कराओ, क्या बनेगा? कैपिटल या जगह रूप से निकाल सकते हो। ये आपके पास कौन सी क्या लेना? F2 जनरेशन आ गई। अब F2 जनरेशन ये तो हो गया रेड। अब मेडल के अनुसार ये भी कैसा होना चाहिए? रेड ही होना चाहिए, लेकिन ये रेड ना होकर क्या हो गया? पिंक। और ये क्या आ गया? व्हाइट। ये क्या आ गया? व्हाइट। अब मेडल के अनुसार लक्षण प्रारूप क्या आना चाहिए? रेड कितने? 3 और व्हाइट कितने आने चाहिए? 1। जबकि आ क्या बेटा? लक्षण प्रारूप निकालो। ये लक्षण कैसा होगा? रेड 1। ये दोनों बेटा कैसे होंगे? पिंक, सॉरी 2, और ये व्हाइट कितना बेटा? 1। तो अनुपात क्या रहा है? 1:2:1। जब क्या रहेगा देखना? 3:1। जब इसका जीरो लाइन निकालो, ये कैसा रहेगा? संयुग्मजीय रेड 1। ये क्या है बेटा? 2 कैसे हैं? विषम युग्मजीय पिंक 2। और ये कैसा है? संयुग्मजीय व्हाइट
ए। तो पहला विचलन अपने पास आ गया था। विचलन का अर्थ क्या है, बात को ध्यान रखो। विचलन का अर्थ मेंडल के नियमों का विचलन। विचलन का अर्थ है कि मेंडल के नियमों का दूसरे जीवों पर जब अप्लाई किया तो वो जीव या उन जीवों में उन लक्षणों की वंशानुगति मेंडल के नियमों का पालन नहीं करती है। इस बात को ही अपन क्या करेंगे, मेंडल के नियमों में विचलन। अब मेंडल के नियमों में विचलन में पहला विचलन अपने पास क्या आ गया, अपूर्ण प्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता का अर्थ क्या है, तो अपूर्ण प्रभाविता का अर्थ है जब समयुग्मजीव विपराशित स्वरूप वाले जनकों के मध्य क्रॉस आते हैं तो F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है, मेंडल के अनुसार प्रभावी। और प्रभावी प्रकट ना होता कोई तीसरा घटना रहा है, तब अपन परिभाषा क्या बनाते हैं, जब प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है तो F1 पीढ़ी की विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी व अप्रभावी के मध्यवर्ती कोई तीसरा समूह प्रकट होता है तो इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। जैसे किसी बेटा मिराबिलिस ग्रापा में, किसमें, मिराबिलिस ग्रापा के प्रवृत्ति कल के संदर्भ में वंशानुगति किस प्रकार की है, अपूर्ण प्रभाविता। अब यहां किसी भी प्रकार का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे एक किस्म में देता हूं बेटा आपको, मिराबिलिस ग्रापा में पिंक क्लोवर वाले प्लांट का क्रॉस व्हाइट क्लोवर वाले प्लांट से क्या आता है तो उत्तर सदियों का लक्षण प्राप्त क्या कीजिए, क्या करें किसे पेपर, जब मिराबिलिस का प्लांट में पिंक क्लोवर वाले प्लांट का क्रॉस व्हाइट क्लोवर वाले प्लांट के साथ पाया जाता है तो उत्पन्न सदियों का लक्षण क्या कीजिए। अब पिंक क्लोवर का जीनोटाइप क्या होगा, आर स्मॉल आर क्रॉस व्हाइट अप्रभावी है तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर। अब इसमें गैमेट बना लो आर आर, इसमें गैमेट आर आर। अब या तो इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों से कर सकते हो, अनुपात हो जाएगा। अब क्रॉस कराओ, इसमें ये कॉमन लिया आपने, क्या होगा आर आर और इसमें आर आर। ये हो गया बेटा रेड, सॉरी पिंक, और ये आ गया व्हाइट। अनुपात क्या आ गया 1:1। और वैसे ही कौन सा हो गया बेटा, एकल सर्किट का टेस्ट क्रॉस हो गया क्योंकि F1 क्रॉस होता है रिसेसिव पेरेंट्स अर्थात अप्रभावित जनक के साथ क्रॉस कराए और अप्रभावित जनक के साथ क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस हो गया। और टेस्ट क्रॉस का एकल सर्किट के संदर्भ में 1:1 और द्वितीय सर्किट के संदर्भ में 1:1:1:1। अब दूसरा विचलन है सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। दूसरा विचलन आ रहा है बेटा कौन सा, सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। अब सहप्रभाविता का क्या है, जब प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर प्रभावी नहीं होता है तो विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी व अप्रभावी दोनों जीन यदि साथ साथ प्रकट हो जाए, सह का मतलब है साथ साथ, तो इस प्रकार की वंशानुगति क्या कहते हैं, सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। दोबारा समझो, जब प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर प्रभावी नहीं होता है तो विषम युग्मजीय अवस्था में यदि प्रभावी व अप्रभावी जीन दोनों साथ साथ प्रकट हो जाए तो इस प्रकार की वंशानुगति को अपन क्या कहते हैं, सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे मवेशियों में त्वचा का कलर, अनेक मवेशियों में आर जीन, मवेशियों में ब्लैक कलर उत्पन्न करता है और इसकी अप्रभावी अवस्था मवेशियों में
कैसा कलर तुमने देखा? व्हाइट कलर। अब यदि संयुग्मजी ब्लेड का क्रॉस संयुग्मजी व्हाइट मवेशी के साथ करते हैं तो मेडल के अनुसार तो वही उठा तो चार संयुग्मों में कलर क्या आना चाहिए? 3:1 आना चाहिए। जबकि क्रॉस कराएंगे सैकड़ों का सर्वधिक के कारण तो गेमिट क्या बना? आर और स्मॉल आर। ये गेमिट हो गए, ये जनक हो गए, ये आर स्मॉल आर, ये एल्फाबेटी। अब मेडल के अनुसार तो कैसा आना चाहिए? प्रभावी आना चाहिए। तो संयुग्मों सभी संयुग्मों का कलर कैसा आना चाहिए? ब्लैक। लेकिन ब्लैक ना होकर उन संयुग्मों में शरीर के कुछ भाग पर कलर कैसा होता है? ब्लैक, और कुछ भाग पर बड़ा कैसा? व्हाइट। इस प्रकार के कलर को हम क्या कहते हैं? चितकबरापन, रेओन इंग्लिश में चितकबरापन या रेओन कहते हैं। तो इसका मतलब ब्लैक भी प्रकट हो रहा है और व्हाइट भी प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों साथ साथ प्रकट हो रहे हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? सहप्रभावी। तो सहप्रभावी का क्या हो गया? जब प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है, या पर कहें यदि किसी जीव में प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर प्रभावी नहीं होता है तथा निःसंयुग्मजी अवस्था में प्रभावी व अप्रभावी दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं, तो इस प्रकार की वंशानुगति को अपन क्या कहते हैं बेटा? सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस का उदाहरण किसमें बन गया? मवेशियों में। किसमें बन गया? मवेशियों में। मवेशियों की त्वचा का रंग किस प्रकार की वंशानुगति दर्शाता है? कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता दर्शाता है। अब मवेशियों में मान लो कि किसी मवेशी में आर जीन ब्लैक कलर उत्पन्न करता है और स्मॉल आर व्हाइट जीन व्हाइट कलर उत्पन्न करता है। अब यदि संयुग्मजी ब्लैक का संयुग्मजी व्हाइट के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 की विसंयुग्मजी अवस्था में अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या आना चाहिए? ब्लैक आना चाहिए, प्रभावी आना चाहिए। लेकिन यहां ब्लैक ना कर संयुग्मों में ब्लैक भी आ रहा है और त्वचा के कुछ स्थान पर मवेशियों में क्या है बेटा? व्हाइट भी आ रहा है। इसका मतलब ब्लैक और व्हाइट है दोनों साथ साथ प्रकट हो रहे हैं, यानी कि प्रभावी हो रहा है प्रभावी दोनों साथ साथ प्रकट हो रहे हैं, अर्थात चित्तकबरापन उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार की वंशानुगति को क्या कहते हैं? सहप्रभाविता। अब यदि सहप्रभाविता के संदर्भ में F1 का किसके साथ है? F1 के साथ क्रॉस रहता है तो एक्टिविटी में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आएगा? देखो लक्षण प्रारूप हो रहे हैं, जीन प्रारूप क्या आएगा? तो आर क्रॉस है, आर ये क्या हो गया आपके पास है? जनक कौन सी पीढ़ी के? F2 के। अब F2 के जनकों के पहले क्या बना पड़ा? गेमिट क्या बनेगा? आर स्मॉल आर। इसमें क्या बनेगा? आर स्मॉल आर क्रॉस राउंड कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब ये कैसा हुआ बेटा? ब्लैक। ये कैसा हुआ? चितकबरा। और ये कैसा हुआ? व्हाइट। अनुपात क्या है? 1:2:1। तो सहप्रभाविता का जीन लक्षण प्रारूप क्या है? 1:2:1। और जीनोटाइप क्या आएगा? ये संयुग्मजी ब्लैक, ये विसंयुग्मजी चितकबरापन और ये संयुग्मजी व्हाइट। तो जीनोटाइप क्या है? 1:2:1 और फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप क्या है? 1:2:1 आ रहा है। जबकि मेंडल के अनुसार लक्षण प्रारूप क्या आना चाहिए? 3:1। जीन प्रारूप क्या आना चाहिए? 1:2:1। जबकि सहप्रभाविता और अप्रभाविता दोनों में जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों क्या रहेगा? 1:2:1 आ रहा है। तीसरा विचलन बहुयुग्म विकलता या इंग्लिश में मल्टीपल एलिज्म।
अब मेंडल ने जो मटर के 7 जोड़ी न्यूक्लिक लक्षण का चयन किया था, उसमें ये संजोग मान लो कि संजोग क्या था, 7 जोड़ी में प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण करने वाला जो जीन था, उस जीन के स्वरूप कितने थे? 2 थे। एक प्रभावी स्वरूप था और एक है अप्रभावी। अब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के ऐसे स्वरूप, दोनों स्वरूपों को आपस में क्या कहते हैं अपन? युग्म विकल्पी या मल्टीपल सॉरी एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन इसके पश्चात वैज्ञानिकों ने जब और वंशानुगति का अध्ययन किया तो क्या पाया कि अधिकांश लक्षणों में एक लक्षण की वंशानुगति का नियंत्रण करने वाला जो जीन है, उसके 2 स्वरूप हो गए, 2 से क्या थे? अधिक स्वरूप थे। तब आपके पास शब्द क्या रहेगा? बहुयुग्म विकल्पता या मल्टीपल एलिनिज्म। अब मल्टीपल एलिनिज्म की परिभाषा क्या है? जब किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन के 2 से अधिक स्वरूप हो तो ऐसे स्वरूप को आपस में अपन क्या कहते हैं? बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एलिन कहते हैं। और मल्टीपल एलिन के द्वारा किसी लक्षण की जो वंशानुगति है, उस वंशानुगति को बहुयुग्म विकल्पता या मल्टीपल एलिनिज्म कहते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देते हैं, मानव ब्लड ग्रुप। अब मानव ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला जो जीन है वो आई। इस आई के मेंडल के अनुसार 2 स्वरूप होने चाहिए, एक प्रभावी और एक है अप्रभावी। जबकि इसके 2 स्वरूप में होकर बड़ा कितने स्वरूप पाए जाते हैं? 3, जिन्हें अपन दर्शाते हैं आई ए, आई बी और आई जी। अब आई ए जो जीन है, जिन आई जीन का स्वरूप है वो आरबीसी से दबाकर ए एंटीजन का निर्माण करेगा, जिसके कारण मानव का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप। आई बी जो है वो आरबीसी से दबाकर बी एंटीजन का निर्माण करती है, जिसके कारण ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। आई जीरो किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है, सॉरी एंटीजन का निर्माण नहीं करता है, जिसके कारण ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ओ। अब आई जीन है वो एक मल्टीपल क्या बहुयुग्म विकल्पी जीन है, जिसके स्वरूप कितने हो गए? 3 स्वरूप हो गए। 3 स्वरूप होने के कारण इन 3 स्वरूप में से वंशानुगति के लिए कितने स्वरूप पहुंचते हैं? 2 स्वरूप, जिसमें से एक नर से आएगा और एक है मादा से आएगा। अब साथ में क्या ध्यान रखना है इसमें वंशानुगति में कि आई ए जो जीन है वो किसको बेटा? आई जीरो पर प्रभावी है। आई बी जीन है, ये भी आई जीरो पर क्या है? प्रभावी है। जबकि आई ए व आई बी किस पर है? आपस में क्या है बेटा? सह प्रभावी है, जिसके कारण मानव ब्लड ग्रुप की वंशानुगति में कितने स्वरूप के अलग से प्रारूप बनते हैं बेटा? 4 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के, जिनमें ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब अपन ने क्या कहा कि आई जीन के लक्षण प्रारूप तो कितने, सॉरी जीन तो कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन इन 3 जीन में से एक लक्षण का नियंत्रण करने के लिए कितने जीन की आवश्यकता पड़ती है बेटा? 2 जीन की पड़ती है, जिसमें से एक नर से और एक मादा से आता है, जिसके कारण मानव ब्लड ग्रुप की वंशानुगति में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के जीन प्रारूप और 4 प्रकार के क्या बनते हैं? लक्षण प्रारूप। कौन कौन से बन सकते हैं? तो ये नियम आपको साथ में याद रखना है। आई ए आई जीरो पर प्रभावी है, आई बी आई जीरो पर प्रभावी है, लेकिन आई ए और आई बी क्या है? सह प्रभावी है। तो उस कंडीशन में 6 जीन टाइप कौन कौन से? नर से क्या आ सकता है? आई ए। मादा से क्या आ सकता है? आई ए जीन प्रारूप। और नर से क्या आ सकता है? आई ए। मादा से क्या आ सकता है? आई जीरो। तीसरा स्वरूप नर से क्या आ सकता है? बी। मादा से भी क्या आ सकता है? आई बी। नर से क्या आ सकता है? आई बी। मादा
या नर व मादा से क्या सकता है आई ए और आई बी, या दोनों से क्या सकता है आई जीरो आई जीरो। अब यदि ये कंडीशन पहुंचती है तो ब्लड ग्रुप यानी कि लक्षण क्या होगा, लक्षण ए ग्रुप आएगा। लेकिन अगर अपन जीनोटाइप देखें तो ये कैसा जीनोटाइप होगा बेटा, ए ब्लड ग्रुप तो है लेकिन कैसा ए ब्लड ग्रुप है, संयुग्मजी ए ब्लड ग्रुप है। दूसरी कंडीशन में आई ए आई जीरो में भी लक्षण प्राप्त क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा लेकिन संयुग्मजी में कैसा होगा, सॉरी जीनोटाइप में क्या हो जाएगा, विसंयुग्मजी ए ब्लड ग्रुप। इस कंडीशन में आई बी लक्षण तो क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप लेकिन जीनोटाइप क्या होगा, संयुग्मजी बी ब्लड ग्रुप। तीसरी कंडीशन में चौथी कंडीशन में आई बी आई जीरो में लक्षण क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा लेकिन जीनोटाइप क्या हो जाएगा, विसंयुग्मजी बी ब्लड ग्रुप। और पांचवी कंडीशन में दोनों आई ए और आई बी सहप्रभावी है, साथ साथ प्रकट होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, और लक्षण जीनोटाइप क्या हो जाएगा, विसंयुग्मजी ए ब्लड ग्रुप। और छठी कंडीशन में दोनों अप्रभावी है, कोई एंटीजन का निर्माण नहीं करेंगे, ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप, और यहां क्या हो जाएगा, संयुग्मजी ओ ब्लड ग्रुप। इससे संबंधित कंक्लूजन में आपको दोबारा काम होगा। थैंक्स।